नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 6 सितंबर 2020 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की समीक्षा हम करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो संबंधित प्रमुख प्रश्न हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये न्यूज़ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, क्योंकि इसका संबंध हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका भारत के एक समुद्री सीमा पर आने वाला देश है। श्रीलंका की हिंद महासागर में जो स्थिति है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन के द्वारा जिस तरह से श्रीलंका को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और वहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह के माध्यम से वो श्रीलंका को नियंत्रित करने का एक प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं हिंद महासागर में भारत के लिए स्थितियाँ एक तरह से काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं। तो अगर इस संदर्भ में आप देखें तो श्रीलंका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और श्रीलंका के साथ अगर आप देखें तो भारत के काफ़ी नज़दीकी संबंध हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में बुद्धिज़्म एक प्रमुख धर्म के रूप में है। तो बौद्ध धर्म एक प्रमुख रूप से भारत और श्रीलंका को आपस में संबंधित करने वाला एक साधन है। अगर हम प्राचीनतम पाठ पर देखें तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ हमारे संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक या अन्य रूप में हम कह सकते हैं, सामाजिक रूप में भी। अगर हम आधुनिक समय में देखें तो श्रीलंका में जो एक तरह का विकास हुआ और श्रीलंका में आबादी या वहाँ की जनसंख्या में जो एक परिवर्तन हुआ, उसने कहीं ना कहीं श्रीलंका में कुछ समस्याओं को जन्म दिया और वो वर्तमान में श्रीलंका में एक प्रमुख समस्या के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आधुनिक समय में श्रीलंका को देखें तो प्रारंभ में श्रीलंका में पुर्तगालियों का एक कह सकते हैं प्रारंभिक कब्जा हुआ और आगे चलकर ये जो कब्जा है ये पुर्तगालियों से पहुंचा किसके पास? डच लोगों के पास। और अंतिम रूप में अगर हम देखें औपनिवेशिक या कॉलोनियल पावर के रूप में तो 1796 में ब्रिटेन ने इस पर नियंत्रण किया। पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं हो पाया क्योंकि एक इलाका इसका पड़ता है कैंडी, वहां पर ब्रिटेन का नियंत्रण नहीं था। 1833 में जाकर ब्रिटेन का पूरा नियंत्रण स्थापित हुआ श्रीलंका पर। ध्यान रखें, जब ब्रिटेन का नियंत्रण था उस समय इसे सेलोन कहा जाता, श्रीलंका नहीं कहा जाता था। 1815 के पार्ट से तमिल लोगों को एक तरह से तमिलनाडु के क्षेत्र में जो भारत का इलाका था वहां से लाकर ब्रिटिश लोगों ने एक तरह से श्रीलंका में बसाया और खास तौर पर अगर देखें उन्हें बसाने के लिए प्रमुख रूप से जो उत्तरी इलाका है और खासतौर पे जो पूर्वी, तो उत्तरी और पूर्वी जो श्रीलंका के इलाके हैं वहां पर तमिल लोगों को बसाया गया और उद्देश्य यह था कि चाय, कॉफी और नारियल की खेती में इनका श्रमिक के रूप में उपयोग किया जाए और ये परंपरा 1815 से शुरू हुई। 33 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश नियंत्रण हुआ। 1948 में ब्रिटेन से सेलन को एक तरह से आज़ादी मिल गई और 1949 में 1949 में इन्होंने एक परिवर्तन किया कि जो तमिल लोग हैं उनको किसी तरह का मत देने का अधिकार नहीं है श्रीलंका में और उनकी नागरिकता संबंधी जो भी एक तरह से नियम था वो भी समाप्त कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं 1949 में ही तमिल लोगों को एक तरह से उनके अधिकारों से वंचित करना प्रारंभ किया गया। आगे चलकर 1956 में सिंघली ध्यान रखें कि प्रमुख एक तरह से जनसंख्या का समूह है, आप कह सकते हैं मेजॉरिटी एक तरह से सिंघली लोग हैं। कहां पर? श्रीलंका में। तो सिंघली भाषा को एकमात्र वहां पर पूर्ण भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, यानी तमिल भाषा को लेकर एक भेदभाव आगे बढ़ाया गया और 1972 में सेलोन का नाम बदलकर श्रीलंका किया गया और बौद्ध धर्म वहां पर एक राज्य धर्म के रूप में स्वीकार हुआ। अगर हम श्रीलंका में जनसंख्या का एक विभाजन देखें और ये 2001 के एक तरह से आंकड़े हैं तो सिंघली वहां पर जनसंख्या में लगभग 82% हिस्सा बनाते हैं। तमिल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 9.4% हिस्सा जनसंख्या का बनाते हैं। जबकि हम श्रीलंका मूर की बात करें तो ये इस्लाम को मानने वाले हैं, तो हम इन्हें मुस्लिम कह सकते हैं। तो श्रीलंका में जो श्रीलंका मूर या मुस्लिम है वो 7.9% वहां पर जनसंख्या बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं सिंघली वहां पर एक कह सकते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो उनको एक तरह से प्राथमिकता दी गई, उनकी भाषा को आगे बढ़ाया गया और तमिल अधिकारों को एक तरह से वहां पर उतना संरक्षण नहीं मिला। तो तमिल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक तरह से जो तमिल वहां पर लोग थे वो धीरे धीरे एकत्रित हो रहे थे और इसी को एक तरह से कह सकते हैं एक आधिकारिक रूप में, एक संस्था के रूप में और एक आंदोलन के रूप में प्रभाकरण के द्वारा आगे बढ़ाया गया और इसी कड़ी में 1976 में स्थापना की गई एलटीटीई की। तो 1976 में एलटीटी अस्तित्व में आया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो एलटीटी ने एक तरह से प्रारंभ में आप कह सकते हैं बातचीत है इसके माध्यम से प्रयास किया, लेकिन जल्दी इसने अपने आप को कह सकते हैं एक उग्रवादी संगठन के रूप में आगे बढ़ाया और 1977 में तमिल लोगों के खिलाफ एक बड़ा दंगा श्रीलंका में हुआ। इसको कह सकते हैं एक प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, लेकिन एलटीटी प्रमुख आतंकवादी संगठन के रूप में तमिल अधिकारों के लिए श्रीलंका सरकार के खिलाफ काम करना उसने शुरू किया जब 1983 में
एलटीटी ने एक हमला करके श्रीलंका सेना के कुछ जवानों की हत्या कर दी और उसके विरोध में बड़े पैमाने पर तमिल लोगों की हत्या हुई। माना जाता है हजारों की संख्या में तमिल लोगों का नरसंहार किया गया। 1983 की ये जो घटना है इसको एलटीटी के एक तरह से फ्लैश पॉइंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 83 के बाद से एलटीटी एक तरह से गृह युद्ध के रूप में श्रीलंका की जो सरकार है उसके साथ भिड़ गया और ये बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं और सुसाइड अटैक के साथ में एक तरह से जुड़ा हुआ था। अब क्योंकि भारत पड़ोसी देश था और भारत श्रीलंका के साथ मित्रवत संबंध रखता था, तो भारत ने एक तरह से श्रीलंका की मदद करने के लिए 1987 के पार्ट पर अपनी शांति सेना यानी हमारी जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है उसको एक तरह से श्रीलंका में भेजा, जो एलटीटी का सामना करके वहां पर शांति स्थापित करना चाहती थी। लेकिन पूर्ण रूप से यह सफल नहीं रहा, लेकिन एलटीटी को काफी नुकसान हुआ और 1990 में हमारी सेना को वापस बुला लिया गया। 1987 के पार्ट पर भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ जिसे भारत श्रीलंका शांति समझौता या भारत श्रीलंका एकॉर्ड कहा जाता है। जयवर्धने और राजीव गांधी के बीच में यह समझौता हस्ताक्षर किया गया। तो जयवर्धने और राजीव गांधी के बीच में यह समझौता हुआ भारत श्रीलंका एकॉर्ड 1987, इसमें एक तरह से प्रावधान किया गया 13वें संविधान संशोधन का, 13th अमेंडमेंट। अब देखिए 13वें संविधान संशोधन की यहाँ पर आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि श्रीलंका की तरफ से अगर हम संविधान की बात करें तो श्रीलंका का जो पहला संविधान है वो 1972 में स्वीकार हुआ और जो दूसरा 1978 के पार्ट पर आया। इस दूसरे संविधान की अगर हम बात करें 1978 में जो श्रीलंका में स्वीकार किया गया, इसमें एक दूसरी अनुसूची इसमें जोड़ी गई। दूसरी अनुसूची में यह कहा गया कि श्रीलंका एक तरह से यूनिटरी कंट्री है, यानी एकात्मक देश है। ठीक है, एकात्मक का मतलब एक तरह से ये रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी अथॉरिटी है, निचले स्तर पर राज्य या स्थानीय निकाय को किसी तरह की कोई शक्ति नहीं है, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रण होकर कार्य करेगी। तो ये यूनिटरी या एकात्मक एक तरह से जो सरकार है उसकी बात को कहा गया 1978 के संविधान में दूसरी अनुसूची में। तो 13वां संविधान संशोधन जो 1987 के समझौते के द्वारा लाया गया, इसमें एक तरह से ये कहा गया कि जो श्रीलंका का उत्तरी और पूर्वी इलाका है यहां पर एक तरह से परिषदें बनाई जाएंगी, यानी प्रोविंशियल काउंसिल, प्रांतीय परिषदों का गठन किया जाएगा। तो ये जो प्रांतीय परिषद हैं इनके द्वारा तमिल लोगों को एक तरह से अपने क्षेत्रों में शासन की जो व्यवस्था है उसमें कुछ एक तरह से अधिकार दिए जाएंगे। तो ये जो प्रोविंशियल काउंसिल, प्रांतीय परिषद बनाने की बात की गई 13वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीलंका के संविधान में, इसके द्वारा तमिलों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया कि उनके उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र जहां पर तमिल बहुल इलाके थे वहां पर उन्हें शासन करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन देश की सुरक्षा की बात करें, विदेश मामलों की बात करें या इन प्रमुख मुद्दों को जहां पर श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वायत्तता प्रभावित होती है उसमें अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी विकास करने और स्थानीय स्तर पर कार्य करने के लिए शक्तियां दी जाएंगी। ये 13वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीलंका में प्रावधान किया गया। अब हमारा जो आर्टिकल है वो इसी बात को बता रहा है कि श्रीलंका में 13वें संविधान संशोधन को आधिकारिक रूप में कभी लागू ही नहीं किया गया, यानी जो समझौता किया गया इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और ये श्रीलंका में जो तमिल समस्या है उसके स्थायी हल में एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में कहीं ना कहीं माना जाता है। श्रीलंका के अगर 9 प्रोविंस या राज्यों की बात करें तो सभी में एक तरह से स्वशासन की बात की गई, लेकिन इसका सही से पालन नहीं हो पाया। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 9 राज्य हैं श्रीलंका में वहां पर एक तरह से उनको स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा और वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, आवास, पुलिस, भूमि इन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर सकेंगे, लेकिन इसको सही रूप में आज तक लागू नहीं किया जा सका। इसका सबसे बड़ा अगर हम कारण देखें तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका मानना है कि अगर ये 13वां संविधान संशोधन लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो सिंघली अधिकार है उनका एक तरह से हनन होगा और सिंघली लोगों को जो शक्ति एक तरह से या एक मेजॉरिटी के रूप में है वो उनकी एक स्थिति में कमजोरी आएगी और तमिल लोगों को अधिक शक्ति मिलेगी। यानी सिंघली जनसंख्या का जो एक तरह से एक उग्र समूह है वो मांग करता है कि इसको लागू न किया जाए। 2009 की अगर हम बात करें तो जब गृह युद्ध समाप्त हुआ और प्रभाकरन मारा गया और एलटीटी का एक तरह से पूर्ण रूप से खात्मा किया गया, तो ये माना जाता है कि तमिल लोगों की समस्या को लेकर 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की जो एक व्यवस्था थी वो अब नहीं रह जाती है, क्योंकि एलटीटी जो पक्षकार था वो यहाँ पर है नहीं। तो ये माना जा रहा है कि एलटीटी के ना होने के कारण कहीं ना कहीं 13वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए श्रीलंका सरकार विवश नहीं है। एक तीसरा हिस्सा अगर हम देखें तो वर्तमान में जो राजपक्षे बंधु यानी गोताबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पदों पर हैं
उनकी तरफ से देखें तो वो राष्ट्रवादी सिंघली भावनाओं को एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो उनकी तरफ से भी 13वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने का कभी प्रयास नहीं किया गया है। अगर हम 2005 से 15 देखें तो इसके बीच में राजपक्षे जब तक श्रीलंका में प्रमुख पद पर थे, उन्होंने कहा था कि जो 13वां संविधान संशोधन है इसमें और ज्यादा एक तरह से चीजों को बढ़ाकर हम लागू करेंगे, यानी उन्होंने 13+ की बात करी थी। अब ये अलग बात है कि उसको लागू नहीं किया गया। तो वर्तमान में जब वो पुनः सत्ता में आ गए हैं, पिछले वर्ष उनके जो भाई हैं गोताबाया राजपक्षे वो राष्ट्रपति बने हैं और इस वर्ष महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजपक्षे बंधुओं के सत्ता में आने के बाद माना जा रहा है कि 13वां जो संविधान संशोधन है इसको लेकर कुछ प्रावधान लागू किए जाएंगे, लेकिन जो सिंघली एक तरह संगठन है उनके विरोध के कारण यह संभव उतना नहीं है। तो ये विवादित है और अगर ये लागू हो पाता है तो कहीं ना कहीं तमिल अधिकार जो हैं या तमिल लोगों के अधिकारों को लेकर भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका सरकार को जो बातें कही जाती हैं वो सही रूप में लागू हो पाएंगी। क्योंकि ध्यान रखें, एक आरोप यह भी लगता है कि 1987 में जब यह समझौता किया गया और 13वां संविधान संशोधन बनाया गया श्रीलंका के संविधान में, तो यह भारत के प्रभाव में किया गया और बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनका मानना है कि भारत के प्रभाव के कारण एक तरह से यह समझौता किया गया था, तो अब उसे लागू करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो यह भी एक पॉइंट माना जाता है। अगर हम भारत के पक्ष की बात करें तो भारत हमेशा श्रीलंका से इस संविधान संशोधन को सही रूप में लागू करने के लिए प्रयास करने की बात करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तमिल लोगों के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण हो पाएगा। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो तमिलनाडु राज्य में डीएमके या एआईएडीएमके की बात करें, जो दोनों द्रमुक पार्टियां हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई बड़ा दबाव नहीं है। लेकिन 90 के दशक में ऐसा दबाव हमेशा केंद्र सरकार पर रहा है भारत में कि तमिल लोगों के हितों को लेकर श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाया जाए या उनसे कार्रवाई करने के लिए एक तरह से उन पर प्रेशर बनाया जाए। तो यह हमेशा भारत सरकार की तरफ से प्रयास रहा है। भारत में रहने वाले जो तमिल हैं उनके द्वारा ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि सीधे तौर पर वो श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाने के लिए भारत सरकार को एक तरह से प्रेशराइज करें। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में स्थितियां काफी हद तक श्रीलंका सरकार के अनुकूल में है। अगर वो चाहें तो इस संविधान संशोधन को लागू करके जो तमिल समस्या है उसको एक बड़े दीर्घकालीन रूप में हल कर सकते हैं और उनके अधिकारों को एक तरह से उनको प्रदान करके कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो एकता अखंडता है उसको भी बनाकर रख सकते हैं। आप श्रीलंका के पार्ट पर ध्यान रखें कि खास तौर पे जो उत्तरी और जो पूर्वी प्रांत है वहां पर प्रमुख रूप से कहा जाता है कि तमिल लोगों को अधिकार दिए जाएं, क्योंकि आप जनसंख्या का अगर आंकड़ा देखें तो उत्तरी प्रोविंस यानी नॉर्दर्न प्रोविंस में आप देखें तो तमिल आबादी में लगभग 93.9% भाग बनाते हैं, जबकि अगर हम श्रीलंका मूल या मुस्लिम की बात करें 3.1 और सिंघली 3%। इसी तरह अगर हम पूर्वी प्रोविंस पूर्वी राज्य की बात करें ईस्टर्न प्रोविंस तो यहां पर तमिल 39.8%, मुस्लिम 36.7 और सिंघली 23.1% है। तो ये एक तरह से बताता है कि उत्तरी और जो पूर्वी राज्य हैं यहां पर प्रमुख रूप से एक तरह से जो भी प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है और अगर शक्तियां यहां पर जो स्थानीय निकाय हैं उनको दिए जाएंगे यानी स्वशासन सेल्फ रूल का अधिकार दिया जाएगा जैसा 13वां संविधान संशोधन श्रीलंका के संविधान में कहता है, तो कहीं ना कहीं तमिल लोगों को अधिकार मिलना सुनिश्चित हो पाएगा। इसमें बाधा कहीं ना कहीं जो सिंघली संगठन है उनका विरोध करना और वर्तमान सरकार में जो सिंघली राष्ट्रवाद को बढ़ाने की एक प्रवृत्ति रही है, खासतौर पे राजपक्षे बंधुओं की अगर हम बात करें तो इसको प्रमुख एक बाधा के रूप में देखा जाता है। तो अगर इससे अलग हटकर वहां की सरकार निर्णय लेगी तो कहीं ना कहीं तमिल लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। हमारे इसी डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। श्रीलंका में तमिल समस्या के हल में 13वें संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण स्थान है। उपरोक्त कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। इस प्रश्न को लिखने में सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि बतानी है कि तमिल लोग श्रीलंका में अपने अधिकारों को लेकर लड़ क्यों रहे हैं। तो ब्रिटिश समय में एक तरह से वो जो पहुंचे उसे आपको बताना है और आगे चलकर आजादी के बाद 1948 के बाद श्रीलंका में सिंघली राष्ट्रवाद मजबूत हुआ और तमिल अधिकार कमजोर किए गए। फिर एलटीटी का भी आप जिक्र कर सकते हैं और उसी में 1987 में आपको 13वें संविधान संशोधन के बारे में बताना है, जिसके द्वारा श्रीलंका में जो 9 राज्य हैं वहां पर स्वशासन की बात की गई, खास तौर पे जो उत्तरी और पूर्वी प्रोविंस है क्योंकि वो तमिल बहुल इलाके हैं। और उसमें कहा गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य या सिंचाई की बात करें या पुलिस या भूमि जो संबंधी जितने कानून हैं उनमें काम करने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये एक तरह से श्रीलंका के पूर्ण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता, क्योंकि जो भी वहां पर माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक समुदाय है, खासतौर पर तमिल की अगर हम बात करें तो उनको अधिकार एक तरह से मिलेंगे। अगर ऐसा हो पाएगा तो श्रीलंका के एक संपूर्ण आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर उत्तरी
उत्तरी पूर्वी जो तमिल बहुल इलाके हैं वहां पर विकास सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस पूरा श्रीलंका का जो विकास है वो कमजोर दिखाई पड़ेगा। और आलोचनात्मक समीक्षा में देखिए आपको बताना है कि इस संविधान संशोधन के लागू न होने में कारक क्या हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो भी सिंघली प्रमुख संगठन है उनके द्वारा विरोध किया जाता है। वर्तमान में जो राजपक्षे बंधु हैं उन्होंने हमेशा 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात करी है, लेकिन इसके बारे में कोई कठोर या सटीक कदम नहीं उठाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिंघली राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का एक प्रयास उनका हमेशा रहा है। और 2009 में महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में ही एलटीटी को समाप्त किया गया। तो वो अपनी उस छवि को हमेशा मजबूत रखना चाहते हैं जिसमें वो सिंघली लोगों के प्रमुख नेता के रूप में बढ़ना चाहते हैं, बजाय इसके कि तमिल लोगों को अधिकार देकर वो सिंघली जो वहां पर बहुसंख्यक हैं उनको अपने खिलाफ नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें श्रीलंका की जो घरेलू राजनीति है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आप बता सकते हैं आलोचनात्मक समीक्षा में कि ये कारक है जो उसको लागू नहीं होने देते। और निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भारत के द्वारा श्रीलंका को हमेशा इस संविधान संशोधन को लागू करके श्रीलंका के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रेरित किया गया है। तो इस रूप में आप निष्कर्ष को दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से संबंधित है। देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये गठित किया गया था 1998 में। तो 1998 में जब ये गठित किया गया था तो उद्देश्य सिंपल सा इसका ये था कि जो भी एक तरह से नरसंहार की घटनाएं होती हैं यानी जेनोसाइड होता है या किसी भी तरह का मान लीजिए कहीं पर किसी विशेष वर्ग को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, एथनिक क्लींजिंग जिसे कहा जाता है, यानी किसी विशेष जाति या समुदाय को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, या युद्ध अपराध होते हैं या मानवता के खिलाफ एक तरह से जो कार्य होते हैं उनको रोकने या उनके खिलाफ एक तरह से कानूनी कार्रवाई करने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक तरह से अस्तित्व में लाया गया 1998 में। तो 1998 में जब यह गठित किया गया तो इसका उद्देश्य एक तरह से रवांडा अफ्रीका का ये देश है और लंबे समय तक ये गृह युद्ध से प्रभावित था। तो रवांडा में एक तरह से जो बड़े स्तर पर नरसंहार किए गए अलग अलग जनजाति समूहों के द्वारा एक दूसरे के लोगों का, उसको एक तरह से जांच करने के लिए प्रमुख रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अस्तित्व में आया। आगे चलकर अन्य देशों के मामलों को भी इसमें एक तरह से शामिल किया गया। ध्यान रखें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो गठन है वो एक तरह से रोम संधि के द्वारा किया गया है। मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और युद्ध अपराध, इन तीन श्रेणियों में एक तरह से कोई भी आपराधिक काम है तो उसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा की जाती है और यह रोम संधि के द्वारा 1998 में एक तरह से स्थापित किया गया। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो वर्तमान में इसमें जो शामिल देश हैं जिन्होंने इस पर एक तरह से हस्ताक्षर किए हैं तो हस्ताक्षर करने वालों की संख्या है 139, लेकिन इसको रेटिफाई करना या इसको एक तरह से वहां की संसद के द्वारा मंजूरी, जैसे मान लीजिए कोई देश इस पर हस्ताक्षर करता है तो वहां की संसद जब तक इसको रेटिफाई या मंजूरी नहीं देती है वो देश पूर्ण रूप से शामिल नहीं माना जाता है। तो 139 ने हस्ताक्षर जरूर किए हैं लेकिन रेटिफाई करने का काम किया 123 ने। और ध्यान रखें इसमें कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे अगर हम बात करें यूएसए, अगर हम ले लें रशिया, हम बात करते हैं चीन, और अगर हम बात करते हैं अपने देश भारत की तो यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग रखा है। तो ना इन्होंने हस्ताक्षर किया है, रेटिफाई करने की तो बात आती नहीं है। तो भारत भी इसमें शामिल है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संधि में एक तरह शामिल नहीं है। तो भारत ने भी अपने आप को अलग कर रखा है। अभी हम लास्ट में देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि भारत इसमें शामिल नहीं है। तो वर्तमान एक तरह से डिस्कशन क्यों हो रहा है? तो डिस्कशन का कारण यह है कि 2003 के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है CIA और उसकी सेना की बात करें या उसके जो सहयोगी मित्र राष्ट्र हैं उनके द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। और इस जांच को करने में एक तरह से दो अधिकारी प्रमुख रूप से योगदान कर रहे हैं। पहली इसमें है फतेह बेंसोदा और दूसरी इसमें है फैकिसो मोहचोक। इन दोनों अधिकारियों की अगर हम बात करें बेंसोदा और मेहोचोक तो इनके ऊपर अमेरिका की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो इसके बाद एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि अपराध न्यायालय में जो प्रोसिक्यूटर एक तरह से किसी केस में कार्यवाही आगे बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर अमेरिका ने एक तरह से प्रतिबंध लगाए हैं। क्योंकि अमेरिका का मानना यह है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को स्वीकार नहीं करता है तो उसके जो भी अधिकारी या कर्मचारी या जो भी उसके सैन्य कर्मी या गुप्तचर कर्मचारी हैं वो अपराध न्यायालय के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसा एक तरह से अमेरिका सरकार का मानना है।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो प्रावधान ये है, जो रोम संधि के द्वारा स्थापित किया गया है, कि अगर जैसे 139 देशों ने हस्ताक्षर किए तो कोई ऐसा देश जो इसमें हस्ताक्षर करता नहीं है उसके खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जांच हो सकती है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके द्वारा एक तरह से इसकी मंजूरी दी जाती है या इसके बारे में वो प्रस्ताव पारित करता है। तो मान लीजिए सुरक्षा परिषद कोई प्रस्ताव पारित करता है कि किसी देश में जो भी युद्ध अपराध हुए हैं या नरसंहार कोई हुआ है उसकी जांच की जाए, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके साथ में, और भारत के ना शामिल होने का बड़ा कारण है कि भारत इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद भी भारत के खिलाफ कोई भी काम होने के लिए इस न्यायालय में जाया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहां पर बिंदु है जिसको कारण अमेरिका भी इसका एक तरह से विरोध करता है। इस संधि में भारत के नहीं शामिल होने के कारण आप देखें, पहला एक प्रमुख यहाँ पर मुद्दा माना जाता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, अगर आप देखें नाम में ही शामिल है, केवल आपराधिक मामलों को लेता है, यानी दीवानी मामलों को नहीं लेता है। जैसा अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो काम कर रहा है वो एक तरह से यहाँ पर नहीं है। तो भारत का ये मानना है केवल आपराधिक मामले, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि दीवानी मामलों को वो यहाँ उठा नहीं सकता है। दूसरा ये कि अगर किसी देश ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संधि यानी रोम संधि में शामिल नहीं किया है, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और ये सीधे सीधे वियना संधि का उल्लंघन है। वियना संधि ये कहती है कि अगर कोई देश किसी संधि या कानून में शामिल नहीं है तो उसके ऊपर उस संधि या कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो भारत के नहीं शामिल होने का सबसे बड़ा कारण वियना संधि मानी जाती है। भारत हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तीसरा अगर हम देखें तो यहां पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मामला जाना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है वो उसकी मंजूरी दे सकता है। अब यहां पर जो परमानेंट 5 P5 का मतलब अगर हम यहां पर देखें तो इसमें कौन कौन है, यूएसए है, उसके अलावा यूके का पार्ट है, फ्रांस है, इसके अलावा आपका रशिया है और चाइना। मान लीजिए इन पांचों में से कोई भी देश चाहता है किसी देश के खिलाफ कार्रवाई के लिए, और मान लीजिए चारों ने समर्थन दे दिया, तो अगर P5 के देश चाहते हैं तो किसी भी देश पर वो आपराधिक मामले के लिए इस न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखें ये जो परमानेंट 5 है इनको वीटो पावर रहता है। तो भारत का यह भी एक तरह से विरोध है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन अगर मामला जाता है तो यहां पर एक तरह से पक्षपात किया जा सकता है। जो P5 देश हैं वो पक्षपात पूर्ण रूप में किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह भी एक कारण है भारत का इसमें नहीं शामिल होने का। चौथा अगर हम देखें तो भारत अगर सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर किसी एक खतरे से हमेशा सामना करता आ रहा है तो वो है सीमा पार आतंकवाद, खासतौर पर हमारे देश पड़ोसी पाकिस्तान से। आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में ही नहीं डाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में वर्तमान सबसे बड़ा जो खतरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय नहीं देखता है। और दूसरा देखें परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन को लेकर अगर कोई अपराध होता है तो ये मामले भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में नहीं जाते हैं। जबकि अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है या उत्तर कोरिया या ईरान की बात करें तो इनके ऊपर एक तरह से हमेशा एक जोखिम रहता है कि यहां से हथियार आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं या ऐसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो बड़े पैमाने पर नरसंहार कर सकते हैं। तो परमाणु हथियारों को भी अपराध के लिए प्रयोग किया जाएगा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय नहीं मानता है। तो यह भी एक कारण है भारत का इस संधि में शामिल न होने का। तो ये कुछ प्रमुख ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर भारत ने अपने आप को इस संधि में शामिल नहीं किया है। अमेरिका की अगर हम बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें तो वो भी एक तरह से इसी कारण से इन संधियों में शामिल नहीं हुई है, प्रमुख रूप से क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनके यहाँ कोई कार्रवाई होती है, मान लीजिए कि भारत में हम देखते हैं कि हमारी सेना के द्वारा कोई एक कार्रवाई की जाती है और मान लीजिए हमने टेररिस्ट को पकड़ने या उनको एक तरह से किसी ऑपरेशन में समाप्त किया है तो उसकी जांच के लिए एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कोई जा सकता है। तो भारत जो आतंकवाद से प्रभावित है और आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अपराध की श्रेणी में ही नहीं रखा गया है, तो भारत अपने आप को उसमें कैसे शामिल करेगा। तो इसीलिए एक ऐसा कारण मजबूत बनता है कि भारत अपने आप को इस संधि से अलग रखता है और कहीं ना कहीं अगर इस पर स्वतंत्र रूप से यह निर्णय ले पाए या स्वतंत्र रूप से यहां पर केस जाए
तब भारत जरूर शामिल हो सकता है। सुरक्षा परिषद का एक तरह से जो प्रभाव है यहाँ पर आप ध्यान रखें, चीन भारत के खिलाफ इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन भारत का समर्थन रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश करते रहे हैं, तो भारत के खिलाफ कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पारित हुआ है। अन्यथा हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में केस जा सकता है। तो इन स्थितियों को एक तरह से ना बने भविष्य में भारत ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग रखा है। और अगर आप कारण देखें तो ये कारण काफी वैलिड दिखाई पड़ते हैं, जिसके आधार पर भारत ने अपने आप को इस संधि से अलग किया है। भविष्य में अगर इस संधि में कुछ संशोधन किए जाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कार्य करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होते हैं, तो हो सकता है कि भारत इसमें शामिल हो। हमारे इसी डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गठन के आधारों को समझाते हुए इसमें शामिल नहीं होने के भारत के कारणों को भी चर्चा करें। तो गठन के आधार आप दे सकते हैं 98 में रवांडा का जो एक संकट था, उसके कारण युद्ध अपराध, नरसंहार या मानवता के खिलाफ कोई भी अपराध है, इन सब मामलों को एक तरह से वैश्विक स्तर पर उनकी जांच करने के लिए या किसी भी देश में इस तरह के अपराध होते हैं तो उनको एक तरह से न्यायालय की प्रक्रिया में लाया जा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अस्तित्व में लाया गया। और उद्देश्य यह था कि अगर किसी देश में किसी विशेष, मान लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय या कोई ऐसा समुदाय या ऐसा जनजातीय समूह या जाति समूह है जिसको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए भी एक तरह से कार्यवाही हो सकती है। तो ये सब एक तरह से ऐसे आधार थे जिनको एक तरह से मानते हुए रोम संधि के माध्यम से 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अस्तित्व में लाया गया। भारत के शामिल नहीं होने के हमने 5 कारण जो डिस्कस किए उनको आप हर पैराग्राफ में अलग अलग करके डिस्कस करें और बताएं कि क्या मजबूत कारण है जिसके आधार पर भारत इसमें शामिल नहीं है। और आप ये भी एक कारण इसके रूप में दे सकते हैं कि अमेरिका की बात करें या हम रूस की बात करें, चीन की बात करें, तो ये शक्तिशाली देश हैं जो इसमें नहीं शामिल हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब इसमें शामिल नहीं है तो भारत भी इसमें अपने आप को शामिल नहीं कर रहा है। तो अगर दुनिया में सभी देश इसमें शामिल होते हैं तो आप कह सकते हैं कि लगभग एक रूपता बन जाएगी, यानी समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय किसी भी देश में किए गए अपराधों की एक तरह से संज्ञान ले सकता है। तो जब समानता होगी तो भारत जरूर शामिल होगा। अगर कहीं पर असमानता रूप में कार्य किया जाएगा तो ऐसे संगठनों में भारत शामिल नहीं होता है। यह निष्कर्ष के रूप में एक तरह से आप लास्ट में बता सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये न्यूज हमारे एक विशेष कमांडो फोर्स के संबंध में है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसका गठन 14 नवंबर 1962 को किया गया था, यानी 14 नवंबर 1962 के पार्ट पर इसको गठित किया गया था। और गठन एक तरह से किया गया था जब भारत चीन का एक तरह से युद्ध चल रहा था। अब अगर हम कमांडो फोर्स की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो तिब्बती लोग हैं उनको एक तरह से शामिल किया गया। और इसने बांग्लादेश के युद्ध की बात करें जो 71 में, और जो कारगिल का युद्ध हुआ उसमें प्रमुख रूप से भाग लिया। और बड़े पैमाने पर भारत की सैन्य सफलता में इनका एक तरह से योगदान माना जाता है। इसके बारे में ना तो कोई बहुत डिस्कशन हुआ और ना ही बहुत ज्यादा डिटेल बाहर आए। 30 अगस्त को एक दुर्घटना हुई और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक कंपनी लीडर है जिनका नाम है नेमा तेंजिन, उनकी एक तरह से मृत्यु हुई। कारण यह था कि 1962 के समय में जो भी बारूदी सुरंगें लैंडमाइन बिछाई गई थी, उन्हीं लैंडमाइन में से एक पर उनका पैर पड़ा और दुर्घटनावश उनकी एक तरह से मृत्यु हुई। तो इसके बाद एक तरह से यह मामला ओपन में आ गया कि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हैं उनको एक तरह से LAC, जो चीन के साथ हमारी सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर एक तरह से तैनात किया गया है। माना जाता है इसके बारे में चीन को भी लंबे समय से कोई अनुमान नहीं था कि भारत में इस तरह की कोई फोर्स गठित है जो एक तरह से एक एलिट फोर्स के रूप में या कह सकते हैं कमांडो फोर्स के रूप में कार्य करती है। तो 58 साल पुराना एक तरह से यह हमारा विशेष कमांडो फोर्स हो गया, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब 1962 में इसको स्थापित किया गया था तो स्थापित करते समय इसका नाम था एस्टेब्लिशमेंट 22। तो शुरुआत में एस्टेब्लिशमेंट 22 उसको एक तरह से नाम रखा गया। और जहां तक इसके हेडक्वार्टर की बात करें या इसका कंपनी जो कमांड का पार्ट है वो उत्तराखंड में चक्राता में स्थापित किया गया। और 5 साल के बाद ही 1967 के पार्ट पर इसका जो नाम है वो परिवर्तित किया गया और नाम बदलकर कर दिया गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अगर हम अपने पड़ोसी देश तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में अगर हम 50 का दशक देखें तो उस समय एक तरह से जो चीन के द्वारा वहां पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा था, उनके खिलाफ एक तरह से वहां पर विरोध करने के लिए एक छोटा सैन्य बल जैसा एक समूह
कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीन मजबूत होता गया और आगे चलकर स्थिति यह बनी कि तिब्बत के जो प्रमुख धर्मगुरु थे दलाई लामा, उनको एक तरह से तिब्बत छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि दलाई लामा के साथ बड़ी संख्या में वो फाइटर्स भी जो तिब्बत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो लगभग 6000 के आसपास संख्या में थे, वो क्रॉस करके भारत में पहुंचे। तिब्बत के ये जो फाइटर एक तरह से दलाई लामा के साथ साथ यहाँ इंडिया में पहुंचे थे, उनको किस तरह से ट्रेन किया जाए और उनका आगे उपयोग किया जाए, इसके लिए एक तरह से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक मंजूरी थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना की मदद से इन 6000 लड़ाकों को एक तरह से ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। और जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन जो 14 नवंबर है, उसी डेट में 14 नवंबर 1962 को इन सभी फाइटर्स को मिलाकर एस्टेब्लिशमेंट 22 नामक एक कह सकते हैं एक एलीट कमांड फोर्स का गठन किया गया। और ये हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जो युद्ध लड़े जाते हैं, उनमें एक तरह से ये काफी महारत हासिल उन्होंने कर रखी है। तो एलएसी पर इनको जो तैनात किया गया है, उद्देश्य यही है कि अगर चीन के साथ किसी भी तरह की एक अप्रिय घटना होती है, तो वैसी स्थिति में इस फोर्स के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनको इसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक तरह से ट्रेनिंग दी गई है। तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एक तरह से काफी मजबूत है। अगर हम बात करें स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की, इस फोर्स के अगर हम गठन की डेट देखें 1962 और आज का समय अगर हम देखें 2020, तो लगभग आप कह सकते हैं 58 इयर्स का एक समय बीत गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा कोई न्यूज डिटेल में नहीं आई। भारत के द्वारा 58 साल तक अगर इसके बारे में सूचनाओं को एक तरह छिपा कर रखा गया है, तो इसका बड़ा कारण है कि इसका उपयोग हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जो भी युद्ध होंगे वहां पर प्रमुख रूप से किया जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो 1971 में चटगांव की पहाड़ियों में जो युद्ध हुआ, वहां पर भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने बड़े पैमाने पर कार्य किया। आगे चलकर जो कारगिल का युद्ध हुआ, आप जानते हैं कारगिल के युद्ध में भी ऊंची पहाड़ियों को एक तरह से जो पाकिस्तानी कब्जे में थे वहां से नियंत्रण में लेना था, तो वहां पर भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त करी। और एलएसी पर जब इनको अब तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इससे दो एक तरह से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। पहला ये कि हाई एल्टीट्यूड जो वॉरफेयर है, ऊंचाई पर जो युद्ध लड़ा जाता है, उसमें महारत हासिल भारत के पास एक अलग से कमांडो फोर्स है। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर तिब्बत का जो मुद्दा है, उसको भी भारत ने एक तरह से आगे ला दिया है, क्योंकि ये जो आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इसमें तिब्बती लड़ाके हैं और उनकी तीसरी जनरेशन यहां पर एक तरह से कार्य कर रही है। इनडायरेक्टली आप ये मान सकते हैं 50-60 के दशक में तिब्बत के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उन्हीं से एक तरह से इस फोर्स को बनाया गया है। वर्तमान में तिब्बत में जो लोग चीन का एक तरह से अत्याचार सह रहे हैं या चीन के नियंत्रण के कारण वो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि तिब्बती लोगों का एक बड़ा फोर्स यहां पर भारत ने तैयार किया हुआ है। तो ये कहने की तिब्बत की जो समस्या अभी एक तरह से अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच में तिब्बत कोई एक विवाद का बिंदु नहीं है, क्योंकि तिब्बत को भारत एक तरह से चीन का हिस्सा मानता है। लेकिन इस फ्रंटियर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अब जब बाहर आ रही है, तो कहीं ना कहीं तिब्बत लोगों के जो अधिकार हैं, उनके बारे में भारत की एक तरह जो समर्थन है वो दिखाई पड़ रहा है। तो भारत ने तिब्बती लोगों के जो अधिकार हैं उसको अपना एक समर्थन यहां पर दिया है, उनके लोगों से एक फ्रंटियर फोर्स को बनाकर। तो आने वाले समय में तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं या तिब्बत से बाहर भारत में या अन्य देशों में जो तिब्बती लोग हैं, उनको एक तरह से एकत्रित करके या उनको एक तरह से समर्थन देकर तिब्बत में जो चीन के द्वारा एक तरह से कार्य किए जा रहे हैं, उनका विरोध आगे बढ़ाया जा सकता है। और यह स्थिति चीन के लिए काफी खतरनाक हो सकती है और चीन की एक आंतरिक जो सुरक्षा उस पर एक बड़ा प्रहार हो सकता है। तो आप कह सकते हैं एक छिपा हुआ वेपन है जिसको भारत ने डेवलप किया, और आने वाले समय में हमारी जो चीन के साथ में नीति है, उसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस एक प्रमुख रोल अदा करने वाले हैं। तो जो भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर अगर चीन की तरफ से किसी भी तरह का दुस्साहस किया जाता है, तो उसको पूर्ण रूप से सामना करने में इस फ्रंटियर फोर्स को एक तरह से केबल माना जाता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन 58 साल के बाद जब डिटेल में बाहर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के द्वारा छिपकर एक तरह से एक बड़े सैन्य बल, एक एलीट कमांडो फोर्स को गठित करने का एक कह सकते हैं अकेला उदाहरण यूनिक रूप में दिखाई पड़ता है। आने वाले समय में भारत को सामरिक रूप से
पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए एक मजबूती इस फोर्स के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस कमांडो फोर्स के बारे में न्यूज बाहर आने के बाद एलएसी पर भारत की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ी है और कहीं ना कहीं चीन के लिए भी एक ये आश्चर्यजनक स्थिति होगी कि तिब्बती लोग जो फाइटर एक तरह से तिब्बत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको मिलाकर आज से 58 साल पहले ही भारत ने एक कमांडो फोर्स को गठित करने का काम किया था और उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं थी। तो कहीं ना कहीं भारत के जो एक छिपी हुई हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में अगर वो अब उन्हें पता चलेगा तो कहीं ना कहीं एलएसी पर उनकी जो दुस्साहस भरी कार्रवाइयां हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और तिब्बत के मामले को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने की स्थिति एक तरह से बन रही है। तो इसको रोकने के लिए भी कहने के एलएसी से चीन पीछे हट सकता है। तो ये सारी स्थितियां आने वाले समय में भारत के लिए काफी अनुकूल होंगी। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। विशेष फ्रंटियर फोर्स पर एक विस्तृत नोट लिखें तो आप इसके गठन को बता सकते हैं। 62 में किया गया, 67 में नाम बदला गया, कारण क्या थे गठित करने के, कौन लोग इसमें शामिल हैं और वर्तमान में ये चर्चा में किस तरह से आ गया। जो 30 अगस्त को एक दुर्घटना हुई जिसमें उनके कंपनी लीडर की अचानक जो उन्होंने लैंडमाइन पर पैर रखा और उनकी मृत्यु हो गई, तो वो आप बता सकते हैं कि अचानक उसके बारे में न्यूज बाहर आई है। तो ये बता रहा है कि भारत ने तिब्बत को अपना जो समर्थन है वो परोक्ष रूप में अभी भी दिया हुआ है और तिब्बती लोगों से बना हुआ एक एलिट कमांडो फोर्स भारत में अभी भी एक्टिव है। उसने 71 और कारगिल युद्ध में बड़े पैमाने पर एक तरह से कार्रवाई की है। तो आने वाले समय में हाई एल्टीट्यूड जो वॉरफेयर होंगे उसके लिए भारत के पास एक मजबूत कह सकते हैं शक्ति के रूप में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उपलब्ध है। तो यह आप बता सकते हैं। और गुप्त सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि 71 में और कारगिल में जो कार्रवाइयां की गई उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वहां पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस का यूज किया गया। तो यह आप कह सकते हैं गुप्त सैन्य अभियान है जहां इनका उपयोग किया गया और आने वाले समय में एलएसी पर वर्तमान में उनकी तैनाती कहीं ना कहीं इनके उपयोग करने को खुले रूप में भारत सरकार अब आगे ला रही है। तो यह भारत को सैन्य और सामरिक रूप से एलएसी पर एक मजबूती प्रदान करेगा और तिब्बत के मामले को और आगे बढ़ाने में एक तरह से एक प्रयास हो सकता है और यह चीन को कहीं ना कहीं एलएसी पर कमजोर करने के लिए विवश करेगा। तो इस रूप में आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे के हमारे प्रीलिम्स के कुछ समाचार हम देखते हैं। तो पहली अगर न्यूज हम देखें तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वर्तमान में विजिट कर रहे हैं कहां पर, मॉस्को में। मॉस्को में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन का एक तरह से बैठक चल रही है। जो रक्षा मंत्री हैं और कितने देश हैं इसमें, साथ में 8 देशों का समूह है। तो उनकी जो बैठक है वहां पर एक तरह से रक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया है कि किस तरह से चीन जो भी भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय समझौते उनका उल्लंघन कर रहा है, सीमा पर बार बार अपनी कार्रवाइयों को दुस्साहस रूप में आगे बढ़ाकर। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो प्री से संबंधित जो फोकस है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन के ऊपर एक तरह से आधारित है। अगर हम संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो ये एक तरह से संघाई 5 या संघाई 5 संगठन है, उसके आगे का संगठन है। यानी शुरुआत में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये जो 5 देश हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इन 5 देशों के द्वारा आपस में यूरेशिया, देखिए ये यूरेशिया का क्षेत्र से एक तरह से है क्योंकि यूरोप और एशिया, तो यूरेशिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, यूरेशिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए खासतौर पे अगर हम बात करें सैन्य और सामरिक रूप में सहयोग करने के लिए इन 5 देशों ने आपस में एक दूसरे के सहयोग करने की बात करी और 1996 में जो संगठन बनाया गया वो था संघाई 5। आगे चलकर इसमें एक देश और शामिल हुआ, ये सेंट्रल एशिया का देश है, मध्य एशिया का उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के शामिल होने से जो इसके 5 मूल सदस्य यानी जो इसके कह सकते हैं प्रारंभिक सदस्य थे उसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया। तो उज्बेकिस्तान के शामिल होने से सदस्य कितने हो गए, 6, और संगठन का नाम बदलकर कर दिया गया आगे चलकर 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन। तो 2001 में एक तरह से ये एक देश शामिल हो गया उज्बेकिस्तान और संघाई 5 बदल गया संघाई सहयोग संगठन में। तो आप ये ध्यान रखें कि ये पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और आगे चलकर अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों को भी 2017 में पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप में एससीओ में शामिल कर लिया गया। तो भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के साथ ही जो संगठन की सदस्यता है वो 6 से बढ़कर कितनी हो गई, 8। तो यूरेशिया क्षेत्र में सैन्य और सामरिक रूप में एक तरह से काफी महत्वपूर्ण संगठन मान लिया जाता है संघाई सहयोग संगठन। और जहां तक इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन की राजधानी
बीजिंग में स्थित है। ध्यान रखें संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन जो मुख्यालय है वो चीन की राजधानी कहां पर है इसका, बीजिंग में। ये संघाई में मुख्यालय नहीं है। एक और पॉइंट आप ध्यान रखें कि तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, 5, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान अकेला देश है जो संघाई सहयोग संगठन में नहीं शामिल है, और 4 जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये चारों शामिल हैं। और उसके अलावा रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो ये याद करने का एक तरीका है कि इसमें कौन कौन से 8 देश हैं। प्री का क्वेश्चन इसके आधार पर देखें। एससीओ की स्थापना संघाई 5 के स्थान पर किया गया। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। भारत तथा पाकिस्तान 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में आधिकारिक रूप से इस संगठन में शामिल हुए। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और ये न्यूज भारत में व्यवसाय करने की जो आसानी या सुगमता है उसका एक सूचकांक है, उसके संबंध में। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो विभाग है वो, और साथ में अगर हम ले लें वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक और इस भारत सरकार का जो विभाग है, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक तरह से ये जो आपका व्यवसाय करने की सुगमता, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रैंकिंग एक तरह से जारी की जाती है। तो इसकी 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, और इसको BRAP एक तरह से कहा जाता है, यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। क्या नाम है इसका, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो BRAP 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो टॉप 3 के जो राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना। यानी व्यापार करने की सबसे ज्यादा आसानी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे पर तेलंगाना। वैसे अगर हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर भारत में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो असम, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली। तो ये सर्वोच्च रैंकिंग एक तरह से है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का जो विभाग है, और विश्व बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। क्या नाम दिया गया इसको, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, BRAP। अगर हम 2020 की रैंकिंग की बात करें तो 2020 की रैंकिंग में 121 अलग अलग सुधार के बिंदु हैं, जिनको देखा गया विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। और ये 181 जो सुधार बिंदु हैं, इनमें अलग अलग एरियाज कितने हैं, 45। तो 45 रेगुलेटरी नियामक क्षेत्र हैं जिसमें सुधार करके, जैसे सूचना आसानी से दी जाए, या एक ही सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाए, अलग अलग जगह व्यापार को क्लियरेंस लेने के लिए ना जाना पड़े। इसके अलावा श्रम कानून काफी आसान हो, या पर्यावरण मंजूरी आसानी से मिलती हो। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर किसी भी राज्य को व्यापार आसानी से करने की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो प्रदान की जाती है। तो यहां इसी के आधार पर प्री का आप क्वेश्चन देखें। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, DP, IIT और विश्व बैंक संयुक्त रूप से राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान प्रकाशित करते हैं। तो सही स्टेटमेंट है, और इसी में रैंकिंग भी दी जाती है व्यवसाय करने की जो आसानी है उसके लिए। दूसरा, राज्य BRAP राज्यों में समग्र कारोबारी माहौल को मापने के लिए राज्य स्तर की व्यवसाय करने में सुगमता प्रकाशित करता है। तो ये रिपोर्ट क्या है, व्यवसाय करने की राज्यों में जो सुगमता है उसके बारे में एक आंकड़ा देता है। तीसरा, राज्य BRAP 2020 के अनुसार व्यवसाय में आसानी की रैंकिंग में महाराष्ट्र ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। गलत है, देखिए महाराष्ट्र नहीं है, कौन है, आंध्र प्रदेश। अभी हमने डिस्कस किया, आंध्र प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2, तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं। मैनी हैंड्स एंश्योर ग्रीन फील्ड्स फॉर ट्राइबल विलेज इन ओडिशा। तो ओडिशा में एक जनजाति है डोंगरिया कुंड, उनसे एक तरह से संबंधित है। तो ये ध्यान रखें, ये जो आपकी जनजाति है ये भारत में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आती हैं, यानी विशेष रूप से एक तरह से संकट में जो जनजातीय समूह है उनकी कैटेगरी में। भारत में इस तरह से जो PVTG है कितने हैं, 75, और ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा कितने हैं, 13। इसी संदर्भ में हम डोंगरिया कोंड जो जनजाति है उसको लेकर एक प्री का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, भारत में कुल विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं, 75, सही है। डोंगरिया कोंड जनजाति ओडिशा राज्य में पाई जाती है, सही स्टेटमेंट है। वे ओडिशा के न्यामगिरी पहाड़ियों में रहते हैं।
तीसरा, तो तीनों सही स्टेटमेंट है, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं, राजपक्षे थैंक्स डिफेंस टीम फॉर फाइटिंग फायर ऑन शिप। अगर हम ये देखें तो श्रीलंका के तट के पार पर एक ऑयल टैंकर है, उसमें आग लग गई और उसमें भारत की नौसेना के द्वारा एक तरह से सहयोग दिया गया उसको बुझाने में, और उसके कारण एक तरह से जो उसमें से तेल का रिसाव है उसको रोका गया या तेल का रिसाव नहीं हो पाया। इस कार्य के लिए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक तरह से भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया है। तो यहां पर हम देखें तो तेल रिसाव की जो घटनाएं होती हैं, यानी ऑयल टैंकर जो समुद्र के क्षेत्र में तेल रिसाव जिनमें होता है, तो अगर इस तरह का कोई रिसाव होगा तो सबसे पहले भारतीय समुद्री क्षेत्र में कौन रेस्पॉन्स करेगा, इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड? क्योंकि अगर आप समुद्री क्षेत्र में देखें तो दो संस्थाओं को आप समझते हैं, तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और दूसरा हमारी नौसेना इंडियन नेवी। तो इसी के कंसर्न में हमारा क्वेश्चन है कि अगर इस तरह का कोई तेल रिसाव होता है तो सबसे पहले रेस्पॉन्स कौन देगा या सबसे पहले इसके लिए कौन कार्यवाही करता है? तो कौन सा संगठन भारतीय समुद्र क्षेत्र में तेल रिसाव में प्रथम कार्यवाही करता है? तो कौन है? भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ये सबसे पहले एक तरह से कार्यवाही करता है, और अगर मान लीजिए स्थिति अनियंत्रित है तो इसमें भारतीय नौसेना की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन प्रथम एक तरह से जो प्रयास है वो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है बी। इसी के संबंध में एक और हमारा क्वेश्चन है, भारत के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पहल जो हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित है में कौन से देश शामिल हैं? देखिए, 3 देशों का एक समूह बनाकर भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए प्रयास किया है। तो भारत के अलावा इसमें श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। मॉरिशस इसमें शामिल होता, लेकिन श्रीलंका में जो राजपक्षे बंधु वर्तमान में सरकार में है, तो उनका मानना है कि मानवाधिकारों का जो हनन है एक तरह से श्रीलंका में, इसके कारण उन्होंने अपने आप को इस संगठन में या इस सहयोग में शामिल नहीं किया। जहां तक सेशल्स की बात है तो भविष्य में इसको शामिल करने का प्रयास है। मॉरिशस नहीं शामिल है। तो कौन कौन है? श्रीलंका और मालदीव। तो भारत के साथ श्रीलंका और मालदीव एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग करते हैं, जिसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को स्थापित करना। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और ये न्यूज एक तरह से अफगानिस्तान से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि इस साल के शुरुआत में फरवरी में यूएसए की बात करें और साथ में तालिबान जो एक तरह से उग्रवादी संगठन था, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान में प्रमुख शक्ति है, तो अमेरिका ने तालिबान के साथ एक तरह से एक पीस डील, एक शांति समझौता हस्ताक्षर किया, और उसमें प्रावधान यह था कि आगे चलकर अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान से हटेंगी और तालिबान और जो अफगानिस्तान सरकार है उनके बीच में बैठकें स्टार्ट होंगी। तो बैठकें शुरू कहां हो रही हैं? कतर की राजधानी दोहा में। अमेरिका और तालिबान के बीच में जो समझौता है वो भी हस्ताक्षर किया गया था कतर की राजधानी दोहा में ही। तो इसी के संबंध में हमारा प्री का एक क्वेश्चन है, अमेरिका और तालिबान के बीच हाल की शांति वार्ता जिसके कारण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, आयोजित किए गए, कहां पर आयोजित हुआ था? ये दोहा कतर की राजधानी में इसको आयोजित किए गए थे। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, नो कोरिलेशन बिटवीन सीटी वैल्यूज एंड कोविड-19 सेवियरिटी। देखिए यहां पर एक टर्म आया तो आप जरा इसे समझ लें। देखिए सीटी का एक तरह से मतलब यहां पर आप देखें तो ये आपका कहलाता है साइकिल थ्रेशोल्ड। तो जब हम सीटी की बात करते हैं तो साइकिल थ्रेशोल्ड, आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो एक तरह से आरएनए पर आधारित वायरस है। तो जो भी सैंपल लिया जाता है किसी व्यक्ति का, उसकी जब जांच की जाती है तो ये जो आरएनए है इसको डीएनए में एक तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो जो सैंपल लिया गया उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए का पार्ट कितना है, कम या ज्यादा है? तो अगर बहुत कम है तो उसको एक तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो एम्पलीफाई करने का एक प्रक्रिया ये होती है कि डीएनए जितना एक तरह से ज्यादा होगा एम्पलीफाई करने की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी, जितना ये कम होगा उतनी ही ज्यादा एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सीटी है जिसको हम साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है अगर डीएनए कम है तो ज्यादा बार हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक डीएनए केवल है किसी भी सैंपल में, तो अगर हमें उसे सही से जांच करना है तो हमें उसे एम्पलीफाई करना पड़ेगा कितनी बार? 30 साइकिल करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक तरह से साइकिल थ्रेशोल्ड कितना हो गया? वो हो गया 30। तो अगर डीएनए एक ही है तो हमें उसको एक तरह से 30 बार एम्पलीफाई करना पड़ेगा, यानी 30 बार वो डबल होता जाएगा। यानी 30 बार जब हम एम्पलीफाई कर देंगे तो जो एक डीएनए है वो बढ़कर 2 की घात 30, यानी लगभग अगर हम देखें तो इनकी संख्या 1 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये एम्पलीफाई करने का तरीका है। तो एक डीएनए से लगभग 1 अरब डीएनए बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर जो टेस्टिंग है वो कंफर्म की जाती है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। यह ध्यान रखें कि यहां पर यह कंफर्म किया गया है कि जो सीटी की वैल्यू है, यानी कितनी बार एम्पलीफाई किया जा रहा है,
और कोविड-19 से जो ग्रसित वहां पर व्यक्ति है उसके अंदर संक्रमण कितना गंभीर है इसका कोई संबंध नहीं है। यानी अगर किसी की सीटी वैल्यू 1 है और किसी की सीटी वैल्यू 10 है, 1 का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वायरस का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। जब कहा जाएगा कि साइकिल थ्रेशोल्ड 10 है, इसका मतलब क्या है कि डीएनए कम मिला है, यानी जेनेटिक मटेरियल ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमें 10 बार उसको डबल डबल करके मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जिससे कि मटेरियल जेनेटिक ज्यादा हो जाए और कोरोना वायरस की टेस्टिंग को एक तरह से हम अंदाज लगा सकें कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। तो ये साइकिल थ्रेशोल्ड को एक तरह से आप ध्यान रखें। जितना साइकिल थ्रेशोल्ड कम होगा इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल सैंपल में उतना ही ज्यादा है। जितना जेनेटिक मटेरियल सैंपल में कम से कम रहेगा उतनी ही साइकिल थ्रेशोल्ड बढ़ती जाएगी। बिल्कुल विपरीत है, अगर जेनेटिक मटेरियल अधिक है तो साइकिल थ्रेशोल्ड यानी एम्पलीफाई बार बार उसको बढ़ाने की जरूरत कम बार पड़ेगी, और अगर जेनेटिक मटेरियल कम है तो हमें एम्पलीफाई ज्यादा करना पड़ेगा, तो साइकिल थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। तो यही एक कह सकते हैं एक नया पॉइंट यहां पर आया था, तो हमें ये डिस्कस करना था। इसी के आधार पर एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, कोविड-19 परीक्षण में साइकिल थ्रेशोल्ड अधिक होगा यदि लिया गया सैंपल में जेनेटिक मटेरियल अधिक होगा। अभी आपको बताया अधिक कब होगा, जब कम होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कोविड-19 परीक्षण में साइकिल थ्रेशोल्ड अधिक होगा यदि लिए गए सैंपल में जेनेटिक मटेरियल कम होगा। अगर ये कम होगा तो आपको मल्टीप्लाई ज्यादा बार करना पड़ेगा, तो साइकिल थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर है आपका बी। ये हमारा 6 सितंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे, और आपको जो प्री और मेंस के क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।